हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों मैं हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन लिया हूँ, जो दोस्तों हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पीसीएस, यूपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, बैंक और जो वीडियो और जितनी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है, हर एग्ज़ाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों अगर आप सभी बच्चों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 1। 1665 ईस्वी में संपन्न प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों बताना है आपको पुरंदर की संधि कब हुई थी। पहले दोस्तों यह 1665 आपको यह 11 जून 1665 पूरा इसको याद करना है। बहुत एग्जाम में दोस्तों पूछ देगा कि पुरंदर की संधि किनके बीच और कब हुई थी, तो आपको यह पूरा 11 जून 1665 को याद करना है। तो दोस्तों पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच, औरंगजेब और शिवाजी, या औरंगजेब और गुरु तेग बहादुर, या औरंगजेब और जाट नेता गोकुल्ला। तो यहाँ पर 1665 पुरंदर की संधि यह मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जो जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और औरंगजेब दोस्तों यह गुरु तेग बहादुर को फांसी दिए थे, और जो एक जहांगीर थे वे सिख धर्म के जो गुरु अर्जुन देव है उनको वे फांसी दिए थे। और क्यों फांसी उनको दिए थे? क्योंकि वह शाहजादे को वे शरण दिए थे और उनको सहायता किए थे। तो शाहजादा खुसरो को सहायता के लिए उनको फांसी दिए गए थे। कौन दिए थे? वो जहांगीर उनको फांसी दिए थे। किनको? गुरु अर्जुन देव को। तो आप लोग को यह भी याद करना है। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय यात्री उपस्थित हुआ था? ऑप्शन नंबर विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर थॉमस रो, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से यूरोपीय यात्री उपस्थित हुए थे। तो यहाँ पर विलियम हॉकिंस और विलियम फिंच और सर थॉमस रो यह सभी मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 3। मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1600 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1603 ईस्वी और 1605 है। दोस्तों 1605 है, इसको आप लोग सही से देख लीजिएगा। 1605 ईस्वी में तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वे अतिसार रोग से ग्रसित हो गए थे, जिससे उनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो दोस्तों बताना है क्वेश्चन नंबर 4, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो दोस्तों आप लोग जानिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले देख लीजिए। पहले कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, और दोस्तों इसने नींव डाला था। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। और उसके बाद में दोस्तों इसमें आग लग जाने के कारण इसका मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, यानी
कुतुब मीनार का निर्माण कराने में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पूरा किया गया था। और दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा नहीं कराया गया है। अगर आपके ऑप्शन में रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसमें कह देगा कि कौन से कुतुब मीनार का निर्माण नहीं कराया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं कराया था, यानी कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 और इसका कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा कराया था, इल्तुतमिश ने, और बाद में इसका मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यह सब भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पल्लव की राजधानी थी बादामी, मदुराई, कांचीपुरम, महाबलीपुरम। तो दोस्तों पल्लव की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका किस वर्ष आज़ाद हुआ था? 1947, 1948, 1950, 1962। तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पंजाब को विभाजित कर पंजाब और हरियाणा नामक दो अलग अलग राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1962, 1956, 1966 और 1967। तो 1967 आपका सही हो जाएगा। पंजाब को विभाजित कर पंजाब और हरियाणा नामक दो अलग अलग राज्यों का गठन 1967 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों निरंजना नदी, रिजुपालिका, गंगा और ये यमुना है दोस्तों, यमुना। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अगर पूछ देगा कि महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो यह आपका रिजुपालिका हो जाएगा। यानी यह महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और महावीर को रिजुपालिका के नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह गंगा दोस्तों वाराणसी में है, इलाहाबाद में है, और यमुना जो दोस्तों आगरा का ताजमहल है, यह यमुना वहाँ पर नदी है। यह भी कभी पूछ लेगा कि यह आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? यह आपका यमुना हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों पूछता है प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महमूद गजनवी किस वंश का था? तो दोस्तों महमूद गजनवी या गजनी वंश का था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और शमसी वंश का कौन था? तो शमसी वंश का शासक आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। और कौन सा? कुतुबी वंश, और कुतुबी वंश का शासक या कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसको भी आप लोग सही से करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हर एग्जाम में लगभग मोहम्मद बिन तुगलक से और इब्राहिम लोदी बाबर यानी मौर्य काल से 1-2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 में। दोस्तों ये बहुत लोग ये 21 अप्रैल याद नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, बाबर ने प्रसिद्ध तुल्यगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो दोस्तों आप लोग को बताना है पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में। तो बाबर ने प्रसिद्ध तुल्यगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में
किया था। और दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध यह 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और दोस्तों जो आपका खानवा का युद्ध है यह 16 मार्च यह खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। यह भी दोस्तों कभी कभी पूछ देगा। और किसके बीच हुआ था? यह आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? यह 5 अप्रैल 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। यह दोस्तों जो बाबर और अफ़गानों के बीच में हुआ था, जिसमें अफ़गानों की पराजय हुआ था। इसमें बाबर ने अफ़गानों को पराजित किया था घाघरा के युद्ध में 5 अप्रैल 1529 ईस्वी में। तो दोस्तों आप लोग सही से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। और दोस्तों ऋग्वेद में यह किस में क्या किया गया है कि यानी ऋग्वेद में दोस्तों यह वैदिक स्तुतियों के बारे में कहा गया है। और यजुर्वेद यह दोस्तों यज्ञों के कर्मकांड के बारे में किया गया है। और सामवेद दोस्तों यह संगीत के बारे में वर्णन किया गया है। और यह आपका अथर्ववेद यह इसमें जादू टोना टटका के बारे में वर्णन किया गया है। और दोस्तों जो यह यजुर्वेद है यह गद्य और पद में दोनों में लिखा गया है। यह कभी कभी पूछ देगा कि कौन सा वेद यह गद्य और पद में दोनों में लिखा गया है, तो यह आपका यजुर्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र लिया गया है। तो दोस्तों बताना है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से। तो आपका गायत्री मंत्र या ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? यह दोस्तों आप लोग को पहले समझना चाहिए कि यह महापरिनिर्वाण किसे कहा गया है, यानी महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है। उस समय जब गौतम बुद्ध जब शासन कर रहे थे, तो दोस्तों महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु, यानी गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर कुशीनगर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लुम्बिनी में दोस्तों यहाँ उनका जन्म हुआ था। और बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जो निरंजना नदी के तट पर। और दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन या शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। और यह भी आपको याद कर लेना चाहिए। और गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल भी थे। तो दोस्तों यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला बौद्ध भिक्षु निम्न में से कौन था? उदयन, भगवान बुद्ध, उपगुप्त, प्रसेनजीत। तो दोस्तों आपका उपगुप्त राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला बौद्ध भिक्षु उपगुप्त थे। और दोस्तों जो उदयन और प्रसेनजीत है यह गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य थे। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर अब कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या तिब्बत में। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अब यह पाकिस्तान के क्षेत्र में है। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चनुदड़ो भी यह पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। और भारत में दोस्तों जैसे लोथल, कालीबंगा, बनवाली, रंगपुर और रोपड़ यह सब भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है या पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में से कौन सी बात सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें से बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी के तत्कालीन लोग बहुत सभ्य थे। सही बात है, सिंधु घाटी के लोग दोस्तों बहुत ही सभ्य और सुव्यवस्थित के लोग थे। अगला ऑप्शन, वे ईंट से बने बढ़िया मकानों में रहते थे। सही है दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और अगला ऑप्शन, वे स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के बारे में अच्छी तरह जानते थे। सही है दोस्तों, क्योंकि वहाँ की जो नाली व्यवस्था थी काफ़ी सुव्यवस्थित व सुसंगठित थी। और अगला ऑप्शन, वे सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनते थे। नहीं दोस्तों, यह गलत है, क्योंकि दोस्तों वे सोने चांदी के आभूषण पहनते थे। यह जो नहीं है इसीलिए गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब माना जाता है। ईसापुर 6000 से ईसापुर 4000 वर्ष तक, और ईसापुर 2500 से ईसापुर 1500 वर्ष तक, और ईसापुर 1500 वर्ष से ईसापुर 500 वर्ष तक, या ईसापुर 500 से 1500 वर्ष तक। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब माना जाता है, यह 2500 ईसापुर 2500 से ईसापुर 1500 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये बी राइट होगा, 2500 से ईसापुर 1500 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, पहले ऋग्वेद के बारे में क्या कहा जाता है वह आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर, देवी की स्तुति के मंत्र। सही है दोस्तों, यह आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र के बारे में वर्णन किया गया है। और दोस्तों जो यह यज्ञ और बलिदान के लिए मंत्र है, यह आपके यजुर्वेद में कहा गया है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रोगों तथा शत्रुओं को दूर भगाने के लिए सम्मोहन तथा तंत्र। तो दोस्तों यह रोगों और शत्रुओं को दूर भगाने के लिए यह आपके अथर्ववेद में कहा गया है। और इसमें दोस्तों रोगों तथा शत्रुओं को दूर भगाने के लिए और जादू टोना टटका यह आपके अथर्ववेद में ही अंतर्गत आते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, हिंदू संगीत शास्त्र का मूल रूप, यह दोस्तों आपके सामवेद में आएगा। तो दोस्तों ऋग्वेद में क्या कहा गया है, देवी की स्तुतियों के मंत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे। तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे, यह दोस्तों आपके इंद्र थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहुत लोग दोस्तों शिव मारते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ऋग्वैदिक के आर्यों के देवता इंद्र थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद या वेद में गया पंचजन किसे कहा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर, पंच आर्य ऋषियों को, आर्यों के 5 कबीलों को, या 5 दस्युओं को, या 5 राजाओं को। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो वेद में गया पंचजन है, यह आर्यों के 5 कबीलों के बारे में कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्यों में जाति प्रणाली क्यों शुरू की गई थी, यानी आर्यों में जाति प्रणाली क्यों शुरू की गई। ऑप्शन नंबर देखते हैं है ए, इससे वंश का परंपरा, यानी इसे वंश परंपरा का रूप देना था। और अगला ऑप्शन, कार्यों को सुचारू रूप से करने के उद्देश्य से, और समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों का शोषण करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्यों में जाति प्रणाली क्यों शुरू की गई थी, क्योंकि आपके कार्यों को सुचारू रूप से करने के उद्देश्य से, ताकि दोस्तों सबका कार्य अलग अलग को अगर दे दिया जाए तब सब लोग अपने जिम्मेदारी और सुव्यवस्थित और सुसंगठित और एक सुचारू रूप से करने के उद्देश्य से करेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से आर्यों की खास विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता या घुमक्कड़ सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्यों की खास विशेषता क्या थी? यह दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए राइट थी। अगर दोस्तों आपसे यह पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खास विशेषता क्या थी, तो आपका शहरी व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ दोस्तों आर्यों के लिए पूछा गया है, इसलिए यह ग्रामीण सभ्यता ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, हिंदू सभ्यता की कुछ शुरुआत किसने की? हड़प्पा के लोगों ने, आर्यों ने, मुगल हमलावरों ने या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदू सभ्यता की शुरुआत दोस्तों आर्यों के ही द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? हड़प्पा सभ्यता काल में, आर्य सभ्यता वैदिक काल में या मुगल काल में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रामायण और महाभारत की रचना यह आर्य सभ्यता के वैदिक काल में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है बुद्ध के समकालीन कौन थे। तो दोस्तों बुद्ध के समकालीन मोसेज, कन्फ्यूशियस, मुहम्मद। तो दोस्तों बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार थे, उदयन थे और अलार कलाम थे, महापति प्रजापति थे ये सब, और मोसेज उनमें से मोसेज भी थे। तो दोस्तों इनमें निम्न में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए मोसेज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, राजगिरी किस राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर मगध, नेपाल, कन्नौज और कलिंग। तो राजगिरी किस राज्य की राजधानी थी? तो यह मगध राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और कलिंग में दोस्तों यह 13वें शिलालेख के अशोक के बारे में वर्णन किया गया है। कलिंग का युद्ध 13वें शिलालेख के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, शाक्य वंश का वह कौन राजकुमार था जिसने एक महान धर्म की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, रामानुज या शंकराचार्य। तो आपका शाक्य वंश का वह कौन राजकुमार था जिसने एक महान धर्म की स्थापना की? तो वह महात्मा गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों रामानुज क्या थे? रामानुज दोस्तों यह विशिष्टता द्वैत के वर्णन किए थे, और जो आपके शंकराचार्य है यह दोस्तों अद्वैत वेदांत की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए काशी, राजगिरी, वैशाली या अवंतीपुर। तो भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट। और उनकी मृत्यु राजगिरी में हुआ था। राजगिरी दोस्तों यह पावापुरी में हुआ था। कभी कभी ऑप्शन में पावापुरी भी पूछ देगा, तो अगर राजगिरी नहीं रहेगा पावापुरी रहेगा तो आप पावापुरी को टिक मारेंगे, यानी राजगिरी और पावापुरी में भगवान महावीर का मृत्यु हुआ था और जन्म वैशाली में हुआ था। यानी यहाँ जन्म पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर मृत्यु पूछता तो आपका राजगिरी हो जाता। अगला क्वेश्चन, दिगंबर संप्रदाय के जैन साधु क्या पहनते थे? तो दोस्तों जो दिगंबर संप्रदाय के साधु थे वे नंगे रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों जो जैन साधु संप्रदाय के दो संप्रदाय थे, एक दिगंबर संप्रदाय और एक श्वेतांबर संप्रदाय। तो दोस्तों जो दिगंबर संप्रदाय के थे वे नंगे रहते थे, और जो श्वेतांबर संप्रदाय के थे वे सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। ये दो श्वेतांबर लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। यानी यहाँ पर पूछ रहा है दिगंबर संप्रदाय के जैन साधु क्या पहनते थे?
तो वे लोग नंगे रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू कानून के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो प्राचीन हिंदू कानून के लेखक आपको बताना है। तो प्राचीन हिंदू कानून के प्रसिद्ध लेखक आपके मनु जी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट। और दोस्तों यह पाणिनि क्या लिखे थे? दोस्तों पाणिनि यह अष्टाध्यायी नाम के जो संस्कृत के अत्यंत व्याकरण ग्रंथ की रचना किए थे, और वाल्मीकि यह दोस्तों रामायण की रचना किए थे। तो दोस्तों यह सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों विक्रम संवत का प्रारंभ आप लोगों को बताना है कब हुआ था। यह ऑप्शन नंबर ए ईसा पूर्व 58 वर्ष में विक्रमी संवत का प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अद्वैत दर्शन के संस्थापक का क्या नाम है? तो अद्वैत यानी अद्वितीय। तो दोस्तों अद्वितीय माने कौन होते हैं? जो शंकर भगवान को अद्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, यानी अद्वितीय आपको याद करने के लिए ट्रिक है। जो शंकर भगवान अपने आप में अद्वितीय है, यानी अद्वैत। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक आपके शंकराचार्य जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और रामानंद जो क्या थे? यह दोस्तों विशिष्टता द्वैत के संस्थापक थे। और जो आपके माधवाचार्य है यह दोस्तों द्वैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। और रामानुजाचार्य दोस्तों यह विशिष्टता द्वैत के संस्थापक थे। तो दोस्तों ये सब आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों नागार्जुन यह कनिष्क के दरबार में रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, अशोक, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रगुप्त मौर्य। तो भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अकबर दोस्तों यह बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी, इबादत खाना और जो यह आपके सिकरी संवत और इसमें जो दास प्रथा ये सब जो कानून बंद किए थे, ये सब आपके अकबर के द्वारा हुआ था। और अकबर दोस्तों यह इलाहाबाद के किला के निर्माण भी कराए थे। और शाहजहाँ दोस्तों यह ताजमहल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और ताजमहल कहाँ है? यह आगरा के यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, यानी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। और राणा सांगा दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था। और यह भी बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था 1527 में खानवा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन 39, 5 नवंबर 1526 को पानीपत का दूसरा युद्ध किन बादशाहों के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं दोस्तों, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच, और अकबर और हेमू के बीच। तो दोस्तों बताना है 5 नवंबर 1526 को पानीपत का दूसरा युद्ध किन बादशाहों के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों 5 नवंबर 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में दोस्तों
तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज कपूर ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। तो दोस्तों आप लोग को यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन पक्षों के बीच में हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ब्रिटिश और मराठों के बीच, और ब्रिटिश और फ्रांसीसी के मध्य, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह और अब्दाली और मराठों के मध्य में हुआ था। तो दोस्तों आप लोग को पहले याद करना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। यह आपका 1526 में हुआ था, और पानीपत का दूसरा युद्ध यह 1556 में हुआ था, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। दोस्तों आप लोग को तीनों युद्ध कब लड़ा गया था और किन राजाओं के बीच लड़ा गया था, यह सब भी आपके एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर विजय पाई थी। यह युद्ध कब लड़ा गया था? जनवरी 1960, जनवरी 1757, जून 1757 ईस्वी में, और नवंबर 1782 और अप्रैल 1817 में। तो दोस्तों प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर विजय पाई थी। यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों यह युद्ध जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 42, अशोक ने पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में किस लिपि में अपने संदेशों को अंकित करवाया था? यानी दोस्तों अशोक ने पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में किस लिपि में अपने संदेशों को अंकित कराया था? ऑप्शन नंबर ए खरोष्ठी, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी फारसी। तो दोस्तों यह अशोक ने खरोष्ठी लिपि में अंकित कराया था। तो दोस्तों खरोष्ठी लिपि यह दोस्तों दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है, और जो ब्राह्मणी लिपि होती है यह दोस्तों बाएं से दाएं की तरफ में लिखा जाता है। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खरोष्ठी लिपि किस तरह से लिखा जाता है और ब्राह्मणी लिपि किस तरह से लिखा जाता है। तो दोस्तों यह सब भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हीनायन और महायान किस धर्म के दो भाग थे? यानी हीनायन और महायान किस धर्म के दो भाग थे? तो दोस्तों यह बौद्ध धर्म के भाग थे। और दोस्तों जैन धर्म के कौन भाग थे? वही दोस्तों अभी बताए ना, श्वेतांबर दिगंबर, ये सब जैन धर्म के भाग थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हीनायन और महायान किस धर्म के दो भाग थे? या बौद्ध धर्म के दो भाग थे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कालिदास किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते थे कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45, दिल्ली में महरौली में लौह स्तंभ पर किसके बारे में अभिलेख है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दिल्ली में महरौली में लौह स्तंभ या दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय लौह स्तंभ पर किसके बारे में अभिलेख है? या चंद्रगुप्त द्वितीय अभिलेख है। यानी दिल्ली में महरौली लौह स्तंभ किसके बारे में अभिलेख है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अभिलेख है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग के विवरणों में किस राजा के शासनकाल पर प्रकाश पड़ता है? कनिष्क के, हर्ष के, नंद या अशोक के? तो दोस्तों ह्वेनसांग के विवरणों में हर्ष राजा के शासनकाल पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान को तराइन की द्वितीय
या दूसरी लड़ाई में किसने हराया था। अभी दोस्तों हम बताए कि तराइन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, और तराइन के द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। तो दोस्तों यह है तराइन के दूसरे युद्ध में किसको हराया था। यह दोस्तों पृथ्वीराज ने मोहम्मद तराइन के दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन हराया था। तो दोस्तों यह मोहम्मद गोरी हराया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, किन किन के बीच में हुआ था और कब हुआ था और किसने पराजित किया था, किसने हराया था, ये सब एग्जाम में अधिक पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक जहाज सूरज कब पहुंचा था। 1661 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक जहाज सूरत यह 1608 ईस्वी में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तालीकोटा युद्ध में पराजय के बाद कौन सा प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय साम्राज्य नष्ट हो गया था। तो दोस्तों बीजापुर, विजयनगर, होयसल या काकती। तो दोस्तों तालीकोटा युद्ध में पराजय के बाद विजयनगर जो दोस्तों प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय साम्राज्य नष्ट हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, यह लास्ट क्वेश्चन है। कौन मुगल सम्राट आलमगीर नाम से प्रसिद्ध था। तो दोस्तों शेरशाह, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो दोस्तों आलमगीर के नाम से औरंगजेब प्रसिद्ध थे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों शेरशाह शेरखां के नाम से प्रसिद्ध थे। यह सब भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जो दोस्तों हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन का प्रेस करना न भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।